और तब और भी खूबसूरत हो जाती है जब जमावड़ा उनके सानिध्य में हो जो बरगद की छां जैसी हो। बात कर रही हूँ संजना बुक्स की, संजना की, जिनकी वजह से साथ ही ये संगत संभव होने जा रही है। त्रिवेणी के सभागार में, जिसका होना भारतवर्ष की एक अद्भुत उपलब्धि है। आप सबका पुनः स्वागत संजना बुक्स की ओर से। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, करने जा रहे हैं अरविंद गौड़ जी, जिनका नाम रंग कर्म का पर्याय हमारे जीवन में बन चुका है। मैं जरा सी दो लाइनें संजना जी के लिए कहूंगी और फिर कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तुम सरगम के सासी, सरलता की लता सी, स्निग्धता की पाती सी, सुप्रेम की भावना सी, सविता सी, सरिता सी, संबल सी और स्नेह की मूर्तिमान सत्ता सी। तो ऐसा ही पाया मैंने। तो अब जैसा कि कहा गया, निकिता नेथानी जी को मैं उनकी कविताओं के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं यही कहूंगी कि निकिता जो है, कांदई ग्राम में उनकी पैदाइश हुई, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में वहाँ बचपन बीता उनका। राजनीति शास्त्र से वो पढ़ी हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से, और बहुत ही ऐसा लिखती हैं जैसे मैंने, जब हम पूरी तरह से गोष्ठी में नहीं बैठे थे, आत्महत्या से पहले की बात हुई, और ये जो आत्महत्या से पहले है, ये तैयार करता है जीवन जीने के लिए। एक एक कविता ऐसी है जो भीतर तक उतरती जाती है कि कैसे माँ जो है वो बुनती चली गई, और फिर जो आने वाली पीढ़ी है उसने दहलीजों को खुला छोड़ा और बुनने की राह भी चुनी। निकिता नेथानी को मैं आमंत्रित करूंगी कि अब हम विलंब न करें और वो अपनी कविताओं से हमें गदगद करें। सादर आमंत्रित करती हूँ निकिता को और अपनी कविताएं पढ़ें। अधिक भूमिका नहीं बांधूंगी, मुझे आदत नहीं है। कविता पे आती हूँ। पहली कविता का शीर्षक है आवाजों के विरुद्ध। क्योंकि ये समय ऐसा है कि हमारे आसपास शोर बहुत है, हम कहीं भी देखें बहुत शोर वाला हमारा समाज है। चाहे हम अपना राजनीतिक पक्ष देखें या तो मीडिया में देखें, कहीं भी देखें बहुत शोर है। हमारे भीतर भी एक मनुष्य के रूप में हमारे भीतर बहुत शोर है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए कविता है आवाजों के विरुद्ध। इस बार जब मिलेंगे शब्दों को जला के मिलेंगे, तमाम आवाजों को लपक कर बंद कर लेंगे मिट्टी के घड़े में, और रख आएंगे दम तोड़ रही यमुना के जीवित रह गए किसी घाट पर। दूर तक चलते जाएंगे धूप में चुपचाप। हाँ, एक भाषा संभाल कर रख लेंगे, उंगलियों और हथेलियों की स्पर्श की, सहारे की। उग्रसेन की बावली पर हो हल्ले के बीच घंटों चुपचाप बैठ सुनेंगे इतिहास के सुराखों से हम तक पहुंचती हुई पानी की सरसराहट। मौन स्पर्श, मौन अभिव्यक्ति, मौन सहजता। हम आकाश को ताकेंगे और मुस्कुराएंगे, चीखती हुई, लगातार कानों में गूंजती हुई, प्रश्न पर प्रश्न करती आवाजों को दिखाएंगे ठेंगा। भाषाओं, शब्दों और आवाजों की तानाशाही के विरुद्ध हम मौन हो करते रहेंगे प्रेम, और लौट जाएंगे चुपचाप अपनी अपनी दिशाओं में। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैं पहाड़ों से हूँ, मेरी कम से कम अभी तो रह नहीं गई हूँ, लेकिन कम से कम जड़ें अभी पहाड़ों में बची हुई हैं।
तो एक ये कविता है जिसमें आपको शायद पहाड़ की झलक मिलेगी। कविता का शीर्षक है अंतिम पहरेदार। रसोई से निकलने पर उसकी सूजी हुई आंखों के बारे में यह बता पाना मुश्किल है कि ऐसा बहुत ज्यादा धुएं से हुआ है या फिर बहुत ज्यादा रो लेने से। ऐसा भी संभव है कि ये दोनों ही बातें सच हों। फिर अचानक उसे ठठाकर हंसते हुए देखकर उसके कुछ समय पहले तक रोने की वजह का अंदाजा लगा पाना जरा मुश्किल काम मालूम होता है। वह गांव की अंतिम बची हुई बूढ़ी हो आई जवान औरत है। जंगल, आदमी और जंगल के बिखरते हुए समझौते की अंतिम पहरेदार। शाम को जंगल से लौटते हुए बोझे से झुकी हुई उसकी पीठ लगती है कच्छप की पीठ, और बोझे लगते हैं उस पर टिके हुए पहाड़। वह बाघ से नहीं डरती। वह उसे भगाने के लिए उस दिशा में ऐसे दौड़ती है जैसे तितलियों के पीछे बच्चे। वह कभी कभी आधी रात को जाग निकलती है आंगन में, जैसे बाघ को देती हूँ मौन हिदायत अपनी हद में रहने की। एक कविता है जिसका शीर्षक है काम से लौटते हुए। रोज हार जाते हैं कुछ लोग, चाहे कितनी ही जुटाकर आए हों ताकत। घर में सबसे सुंदर मुस्कानों को बिखेर कर आने वालों के माथे पर दोपहर बीतते बीतते घिर आती है कुछ स्याह लकीरें, जो दिखती नहीं, छुपी रहती हैं किसी तरह ओढ़ी गई झूठी मुस्कुराहटों के नीचे। ये लोग जो हर जगह मिल जाते हैं, 420 की दुनिया में करते हैं कोशिश किसी तरह से खुद को बचाए रखने की। इनका आत्मसम्मान किसी घुंड की तरह उन्हें भीतर ही भीतर करता है खोखला। कुछ समय बाद उन जगहों पर जहां वे होते हैं या अक्सर देखे जाते हैं, दिखाई देती है थोड़ी थोड़ी धूल, जो एक व्यवस्था द्वारा पीस दिए जाने के बाद पीछे रह जाती है व्यक्ति के स्थान पर। आखिरी कविता सुनाऊंगी। ये कविता मेरी माँ को समर्पित है। इसमें भी आपको पहाड़ देखने को मिलेगा और इसका शीर्षक है झुमके। मैंने अपनी माँ को कभी कानों में बालियां पहनते हुए नहीं देखा, न हाथों में चूड़ियां, न पैरों में पाजेब। मैंने जब भी उसे देखा वह दूर जंगल से घास के बोझे उठाए चली आ रही थी। उसके बालों के पास अटकी हुई पराल, बिखरे हुए बाल और उलझी हुई देह। मैंने उसे चट्टान तोड़ते देखा और देखा कि एक दिन वो खुद चट्टान हो गई। मैंने उसके हाथ देखे, गर्माहट भरे, मजबूत हाथ, लेकिन खुरदुरे और बेहाल। उसके हाथ लोहे और लकड़ी, पत्थर और मिट्टी, आग और पानी, प्रकृति और मनुष्य के दिए घावों से भरे हुए। मैंने माँ को देखा और सोचा, इतने समय तक पहाड़ को पालते पोसते वह खुद कब पहाड़ हो गए, यह उसे भी मालूम नहीं हुआ। मैंने माँ को देखा मिट्टी को मिट्टी बनाते, क्यारियां संवारते, भारी बारिशों में, कड़कती ठंड में, जलाती धूप में, जंगल से लौटते और जंगल में लौटते। मैंने उसे कभी भीड़ में नहीं देखा। देखती तो शायद कुछ देर के लिए, पहचानती भी नहीं। वह हमेशा अकेली ही आती रही मुझ तक, हाथों में दरांती और रस्सी पकड़े, सारे भय कमर में बांधे। वह उन सारी लोक कथाओं की नायिका थी जिन्हें मैंने अब तक सुना। वह बाघिन हुई, वह मेरी माँ हुई।
मैंने उसे कभी अपनी बाकी प्रेमिकाओं की तरह कानों में झुमके पहनते नहीं देखा, ना ही सजाया उसने फूल कभी बालों पर। उसके कानों पर झूल रहे थे उसकी माँ के दिए हुए एक जोड़ी कुंडल। आज माँ के कुंडल मुझे धार के उस पार से लालटेन की तरह निकल आने वाले चांद की तरह लगते हैं, और सबसे सुंदर प्रेमिका लगती है माँ। निकिता, आपकी कविताएं निर्वाक कर गई, कहने को कोई शब्द नहीं। एक कविता में सुना था, आज तक मुझे शब्द ना दो ना दो, कल भी मैं मांगूंगा वही। आगे की कविताएं, लेकिन ये निकिता की कविताओं में जो शब्द हैं, ऐसा लगता है कि हमारे युवा कवियों के पास ऐसे शब्द हैं जो हमें भीतर तक हिला जाते हैं, तरेर जाते हैं। इतने जो इनके लोक से इनमें बैठा, वो हम सबने सुना। हम निर्वाक हैं, इससे ज़्यादा क्या कहें कि शब्द ही नहीं। और हम आपको सुन पा रहे हैं सासे संगत की वजह से। ये एक बड़ी उपलब्धि है, मुझे लगता है मेरी तो, कि मैं सुन पाई कि बाग से नहीं डरती और आधी रात को जागकर बाग को देती है हिदायत मौन रहने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निकिता कि आप हमारे बीच में हैं।